Uh, Good afternoon to all of you. Today, in the machine learning, we start our new topic is the transfer learning. Transfer learning, as its name, transfer learning means जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि जैसे बोलते हैं ना कि किसी को ट्रेंड करना है, किसी को लर्न कराना है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, लर्न कर लेते हैं उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। ठीक है। फिर इसके बाद आफ्टर दैट सम टाइम कोई अनदर प्रॉब्लम अगर हमारे पास आती है सिमिलर टाइप की, सिमिलर सेम प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है, तो आप क्या करते हो कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज के बेस पर उस न्यू प्रॉब्लम को आप लोग क्या करते हो, उसका सॉल्यूशन निकालते हो, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से यू आर ट्रांसफरिंग योर नॉलेज। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, आप अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आज, ट्रांसफर लर्निंग। एक तो ट्रेडिशनल लर्निंग होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन हम मशीन को देते हैं और मशीन को ट्रेंड किया जाता है ना। और एक होता है ट्रांसफर लर्निंग। ये अपने आप में क्या है, ये जो ट्रांसफर लर्निंग जो होता है, ट्रांसफर लर्निंग जैसे अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांसफर लर्निंग टीएल is a research problem in machine learning that focus on storing knowledge gained while solving one problem and applying it to a different but related problem। वही चीज आ गई कि ऐसी प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग लर्न करते हैं या मशीन को लर्न कराते हैं, और जब उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और वो क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम किसी मशीन को हम लर्न करा रहे हैं किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी लर्निंग प्रोसेस करने के बाद उसे 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 क्या, उस मशीन को कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ लर्न करेगी। आफ्टर दैट टाइम सिमिलर टाइप की, मतलब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिलेटेड कोई डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अगेन उस पर अप्लाई किया जाता है। तो मशीन क्या करती है, प्रीवियस नॉलेज जो उसने गेन किया है, उस नॉलेज के बेस पर न्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर ट्रांसफरिंग द लर्निंग। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि एक प्रॉब्लम से हमने नॉलेज गेन किया है, ट्रेनिंग ली, और उस फिर रिलेटेड कोई अनदर प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रीवियस नॉलेज जो हमने गेन किया था वो इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक तरीके से जो लर्न किया था उसे अपन ने क्या किया, ट्रांसफर किया, है ना। फॉर एग्जाम्पल, knowledge gained by learning to recognize car could apply when try to recognize truck। अगर आपसे मैंने बोला कि मैंने किसी बच्चे को समझाया, किसी छोटे से बच्चे को, आपके छोटे भाई बहन या कोई भी कजिन वगैरह, आप किसी को जैसे बताते ना, अपन उसको बोलते हैं कि यार बेटा ये कार है। अब कार क्यों है, कार के जो भी फीचर्स होते हैं वो अपन कार के फीचर्स उसको बताते हैं। ठीक है ना, कि इसमें फोर फोर व्हील्स हैं, लाइट है ना, टायर्स हैं, गियर है, बहुत मतलब सारे सीट वगैरह है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग, कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल होती है, वो सारी चीज़ें हमने उसको बता दी। फिर देन आफ्टर दैट, अगर आप जब ट्रक के बारे में अगर उसको बताओगे, तो आपने जो पहले से उस बच्चे को कार के बारे में जो आपने फीचर्स उसको बताए थे, कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स उसने, उस लड़के, उस बच्चे ने क्या किया, उससे फीचर्स उसने कुछ नॉलेज गेन किया। उस नॉलेज के बेस पर वो ट्रक को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। मतलब प्रीवियस नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर लर्निंग। क्लियर। तो वही चीज़ रहती है कि इसमें एक जैसे आइकॉन्स, मैंने एक इमेज भी बनी हुई है इसी पीपीटी पर, जिसमें मैंने बताया है कोई एक पर्सन है, वो अपने नॉलेज को किस तरीके से ट्रांसफ़र करता है, कुछ गेन किया और नॉलेज को मशीन को ट्रांसफ़र कर रहा है एक तरीके से, है ना। अब ट्रांसफर लर्निंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग।
ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, तो एक नॉर्मल मशीन लर्निंग होती है इज दैट द यूज ऑफ प्री ट्रेन्ड मॉडल्स that have been used for another task to jump start the development process on a new task or problem, है ना। तो ये यहाँ पर देखिए एक मैंने कंपैरिजन चार्ट आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। इस कंपैरिजन चार्ट में एक साइड है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग और एक होती है ट्रांसफर लर्निंग होता है ना। तो जैसे ट्रेडिशनल लर्निंग हम लोग जो देखते हैं, जैसे कि ये डेटा सेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज द डेटा सेट, और इस डेटा सेट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर एनालिसिस कर रहे हैं, इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस लगा रहे हैं, कुछ मेथड्स वगैरह लगा रहे हैं और उससे कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। मतलब वो क्या कहलाएगा पर लर्निंग सिस्टम टास्क 1। आपने इस डेटा सेट से कुछ लर्न किया, कुछ नॉलेज गेन किया, आपने मशीन को ट्रेन किया, ओके, अपने आप का नॉलेज डेवलप किया आपने। इसी तरह से एक दूसरा डेटा सेट 2 है, उस डेटा सेट पर एनालिसिस करने के बाद यू गेन सम मोर नॉलेज, लर्निंग सिस्टम टास्क 2, है ना। तो ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, ये एक डेटा सेट अलग है, ये दूसरा डेटा सेट है। इस पर जब हम एनालिसिस करते हैं इंफॉर्मेशन हम नॉलेज मिलता है, बट इस नॉलेज को कहीं दूसरी जगह शेयर नहीं कर रहे हैं, जो भी हमने इससे नॉलेज लिया उसको कहीं यहाँ पर यूज में नहीं ला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड दी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग। अब देखिए ट्रांसफर लर्निंग को किस तरीके से डिफाइन करोगे आप। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने एक डेटा सेट पर जो भी लर्न किया उसको, उसके बेस पर आपने यू गेन सम नॉलेज, लर्न सिस्टम टास्क 1 कर रहे हो और यू गेट सम नॉलेज, एक नॉलेज डेटाबेस आपका बन गया यहाँ पर। फिर बाद में वेन एवर यू वर्क ऑन डेटा सेट 2 फॉर लर्न टू द मशीन, दैट टाइम we can get the previous experience from this database, okay। जो इसके थ्रू जो भी डेटा नॉलेज हमारे पास आया उस नॉलेज को हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारी फास्टर हो जाता है, ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस कैन बी फास्टर, मोर एक्यूरेट एंड और नीड लेस ट्रेनिंग डेटा सेट। लेस ट्रेनिंग डेटा सेट से भी काम चल जाएगा। देखिए इसमें डेटा सेट है ना, ये कम डेटा, छोटा डेटा सेट है तब भी अपना काम चल गया, है ना। इसके कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो, क्योंकि पहले ही हम कुछ नॉलेज गेन कर चुके हैं, ये नॉलेज अनादर जितनी भी डिफरेंट नंबर ऑफ डेटा सेट्स होंगे उनके लिए हम जब हम काम करेंगे तो हमारा नॉलेज धीरे धीरे, जितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, जितना वर्क हम करते जाएंगे उसके हिसाब से हमारा डेटा सेट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग डेटा सेट हमारे पास होगा तो यू कैन प्रोसेस और solve the any new problem, okay। so this is called the transfer learning। इसको और भी उसको टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग भी अपन डिस्कस कर सकते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ हैविंग प्रीवियस प्रैक्टिस और परफॉर्म द स्किल ऑन द लर्निंग ऑफ अ न्यू स्किल। देखिए इसमें एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर और एक बिलेटरल ट्रांसफर, है ना। तो पॉजिटिव ट्रांसफर तो सीधा सा है कि इट्स आप इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा है, जो भी आपने नॉलेज लिया है, वो नॉलेज अगर जो भी स्किल आपने डेवलप की है उसका उसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स आ रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, अगर उसका बेनिफिशियल इफेक्ट्स आ रहा है, जैसे बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन द लर्निंग और परफॉर्मिंग ऑफ अ न्यू स्किल और ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्किल इन अ न्यू कंटेक्स्ट, इज कॉल्ड द पॉजिटिव ट्रांसफर, है ना। अब इसी तरीके से नेगेटिव ट्रांसफर होता है। नेगेटिव ट्रांसफर इफेक्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्किल, है ना। सो दैट नेगेटिव इफेक्ट अगर आता है प्रीवियस नॉलेज का न्यू प्रॉब्लम्स के लिए, है ना, तो नेगेटिव इफेक्ट्स आता है तो उसे नेगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं अपन। बिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दैट अकर्स बिटवीन लिम्स, है ना, दोनों के बीच का बिलेटरल ट्रांसफर कहलाता है आपका, जिसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। क्लियर। अब आपको देखिए ड्राइवर्स ऑफ मशीन लर्निंग सक्सेस इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग आप यूज़ कर रहे हैं, है ना,
तो मशीन लर्निंग में कमर्शियल सक्सेस हम कहाँ मिल रहा है, कुछ प्रीवियस डेटा है मेरे पास, उसका मैंने ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये देखिए, अगर आपका डेटा, अगर आप सुपरवाइज लर्निंग यूज कर रहे हैं, द मशीन लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग यूज कर रहे हैं, तो वो मोस्ट सक्सेसफुल है, मोस्ट सक्सेसफुल, है ना। और इसके बाद सेकंड टाइप की जो लर्निंग अगर आपके पास है, ट्रांसफर लर्निंग, प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके नॉलेज को नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए यूज करने वाली मैथडोलॉजी या लर्निंग को अपन बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग के नाम से जानते हैं। फिर इसी तरीके से एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, वो उससे डाउन है। फिर री लर्निंग तो हमेशा न्यू, बहुत कम प्रीवियस एक्सपीरियंस हम लोग इसमें यूज़ कर पाते हैं, न्यू एक्सपीरियंस हिट एंड ट्रायल पर हमारा री लर्निंग चलता है। क्लियर। इसी तरह से इस डायग्राम में भी वही चीज़ बताई गई है ना। अब इसमें एक आता है वन शॉट लर्निंग। वन शॉट लर्निंग मतलब एक बार देखो और उस इतनी फास्टली आप नॉलेज गेन कर रहे हैं और उस नॉलेज को नेक्स्ट कमिंग प्रॉब्लम में आप यूज कर रहे हैं, तो उसे अपन बोलते हैं वन शॉट लर्निंग। दिस इज आल्सो कम अंडर द कौन सी लर्निंग पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर लर्निंग, है ना। तो ट्रांसफर लर्निंग में एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसफर लर्निंग में आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आपका जनरेट होता जाएगा। लेकिन अब वन शॉट लर्निंग में तो बस एक बार आपको देखा, बहुत कम डेटा है आपके पास, है ना, डेटा बहुत कम है, बहुत कम एक्सपीरियंस है, बस एक बार आपने देखा, उसी के बेस पर आपको आगे डिसीजंस लेने हैं। एक वन मूवमेंट होता है, वन अपॉर्चुनिटी होती है, और जस्ट लेट इट स्लिप, या स्लिप हो सकता है, टू साइज एवरीथिंग यू आर एवर वांटेड, वुड यू कैप्चर इट। अब देखिए वन शॉट लर्निंग का एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। इट्स अ क्लासिफिकेशन टास्क। ये क्या है, वन शॉट लर्निंग इज अ क्लासिफिकेशन टास्क वेयर वन एग्जाम्पल और अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, या तो एक ही एग्जाम्पल मिलेगा आपको या बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलेंगे, इज गिवन फॉर ईच क्लास, है ना। दैट इज यूज टू प्रिपेयर मॉडल, मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए, that in turn must make predictions about many unknown examples in the future, है ना। अब जैसे आपके पास एक डेटा सेट है कि ये बॉल का डेटा सेट है आपके पास, एक ये डेटा सेट है आपके पास, इस डेटा सेट के बेस पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी कि आपने ये बॉल लेके आया, देखिए इसका बैकग्राउंड कैसा है, और फिर ये लेके आए, है ना। इससे क्या ये मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, दिस इज द सेम, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, सैम बोलेंगे, है ना। फिर इन दोनों एक ही में, ये डेटा सेट आपने देखे रखा होगा पहले से लर्निंग फेज में, फिर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये कोई क्या बोलते हैं इसको, ये जो एनिमल है आपका, क्लियर नहीं आ रही इमेज, तो ये इससे अपन मैच कर रहे हैं, दिस इज द डिफरेंट, है ना। तो इस तरीके से अगर डिफरेंट है, या फिर ये एलिफेंट की इमेज दिख रही है, ये एक इमेज दिख रही है आपको, ये दोनों को मैच हो रहा है, तो दिस इज द सेम, दिस इज, मतलब हमारे पास डेटा सेट ये है, एक वन शॉट, वन शॉट मतलब हमने सिंगल इमेज दे के रखी हुई है, या लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस हैं, उसके बेस पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, इन मशीन को आपने लर्न करा के रखा है इनके थ्रू। अब कोई नई इमेज आप देते हैं, कुछ चेंज इमेज देते हैं, तो वो उसको चेक करेगा इसके साथ और डिसीजन लेके बताएगा, दिस इज द बॉल, दिस इज द एलिफेंट, दिस इज द और अनदर एनिमल, है ना। तो इस तरीके से अब ये यहाँ पर भी दिया हुआ है कि काऊ, काऊ से मैच हो रही, सेम है स्पीकर, फिर इसके बाद काऊ कैट, कैन सेम, कैन कैप, डिफरेंट। तो इस तरीके से ये वन शॉट लर्निंग में चीज़ें आती हैं, है ना। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वन शॉट लर्निंग में, फेस रिकॉग्नाइजेशन, है ना। फेस रिकॉग्नाइजेशन में आप देखेंगे वन शॉट लर्निंग में, ये इतने लोगों के फोटो आपको दिखाए गए हैं, ये अलग अलग पर्सन हैं, ये कोई है, ये और अनदर पर्सन, ये अनदर पर्सन आपके, है ना। और हमने एक इमेज यहाँ पे, ये वाली इमेज पुटअप की, इस इमेज को इस इमेज से मैच किया, इस इमेज को इससे किया, इसको इससे किया, और इसको इससे किया, अलग अलग इमेजेस से इसको अपन मैच कर रहे हैं, तो क्या सेम आ रहा है ना।
अगर सेम आ रहा है तो लर्निंग फ्रॉम वन एग्जाम्पल फॉर टू रिकॉग्नाइज द पर्सन अगेन, है ना। तो इस तरीके से अगर ये यहाँ मैच हो रहा है, देखिए ये गर्ल जो है ना, इसकी इमेज और इसकी इमेज सेम है ना। तो उसमें जब अपन मशीन को लर्न कराते हैं तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कौन सा सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इसके चिक हैं, नोज है, ये हेड का पोर्शन है, आईज का कलर हो सकता है ना, लिप्स हो सकते हैं, ये चिन हो सकती है ना, हेयर का कलर हो सकता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इस ये सारी चीज़ें इससे मैच करी जाएंगी, है ना। तो ये अपन कहते हैं इसको, यहाँ पर बोलेंगे हमारे पास लेस डेटा सेट हो तो वन शॉट लर्निंग अपन बोलते हैं इसको। तो ये वन शॉट लर्निंग में आप वही मैंने बताया आपको, इससे मैच किया, इससे मैच किया, ये मैच किया, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे अपन बोलते हैं वन शॉट लर्निंग। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अवर न्यू टॉपिक इज द डायमेंशन रिडक्शन। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में हम इमेजेस अपनी मशीन को देते हैं, और मशीन क्या करती है, उन इमेजेस के पिक्सल्स के बेस पर उसका मैट्रिक्स जनरेट होता है, और मैट्रिक्स के बेस पर मशीन को हम लर्न कराते हैं। और जब एक मॉडल बन जाता है तो उस समय इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यू अनदर इमेजेस उसमें टेस्टिंग के लिए देते हैं। अब मशीन क्या करती है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर, पुराने डेटा सेट के बेस पर उसमें देखती है कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है इसका मतलब वो बता देती है, प्रेडिक्ट करके बताती है कि ये इमेज इस एनिमल की है, इस पर्सन की है, और नहीं तो वो नहीं बताएगा, नॉट सेम, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इमेज होती है, कोई भी डेटा सेट होता है, इमेज से डेटा सेट बनता है। अब किसी भी डेटा सेट में नंबर ऑफ फीचर्स अगर आप जितने ज़्यादा रखोगे, है ना, तो वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जो फीचर्स होते हैं किसी भी इमेज के, किसी भी डेटा सेट के, फीचर्स का मतलब एट्रीब्यूट्स। अगर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स या फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना, हम उनको क्यों लेके चल रहे हैं, या जिनका इम्पोर्टेंस बहुत कम है उनको हम लेके क्यों चल रहे हैं। ऐसे फीचर्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके जिनकी वैल्यू या जिनका वेट बोलना चाहिए मशीन लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उनका वेट यदि ज़्यादा है, उनका वेट ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उसके बेसिस हमें, एक मिनट, ठीक है, शेयरिंग हट गया क्या। ये जो डायमेंशन रिडक्शन बेसिकली होता क्या है कि इट इन स्टैटिक्स मशीन लर्निंग and information theory, dimensional reduction or dimension reduction is the process of reducing the number of random variables under considerations by obtaining a set of principles variable. Approaches can be divided into feature selection and feature extraction. देखिए क्या होता है कि जब हमें कोई डेटा सेट मिलता है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो अनयूजफुल होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई वेट फैक्टर बहुत कम है, जीरो के आसपास या जीरो है। तो ऐसे ऐसे डायमेंशंस या ऐसे फीचर्स को हमें रिमूव कर देना चाहिए। जब फीचर इंपॉर्टेंट होंगे, फीचर्स नंबर ऑफ फीचर्स लेसर होंगे, तो ऐसी कंडीशन में उसका कैलकुलेशन करना, उसका कंप्यूटेशंस करना, उसकी उसको लर्न कराना, है ना, बहुत इजी होगा। और नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि अगर जितने ज़्यादा, इसलिए हमें क्या करना है, डायमेंशंस को रिडक्स रिड्यूस करना है ना। और इसमें फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन में हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। In machine learning classification problems, there are often too many factors on the basis of which the final classification is done. These factors are basically variables called features. वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। The higher the number of features, the harder is gets to visualize the training set.
and then work on it. Sometimes most of these features are correlated and hence redundant. Okay, this is where dimensionality reduction algorithms come into play. Okay, dimensionality reduction is the process of reducing the number of random variables under considerations by obtaining a set of principal variables. It can be divided into feature selection and feature extractions. तो इस तरीके से डायमेंशन रिडक्शंस अपन लोग यूज करते हैं. देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ डायमेंशनल रिडक्शंस. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अपन बार बार उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एक होता है फीचर सिलेक्शन. क्या होता है? फीचर सिलेक्शन, फीचर्स को सिलेक्ट करना. इन दिस वी ट्राई टू फाइंड अ सबसेट ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ वेरिएबल्स or features to get a smaller subset which can be used to model the problem. जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना, डेटा सेट में बहुत सारे फीचर्स हैं. अब उसमें से आपको मशीन को कम से कम फीचर्स का यूज़ करके एक सबसेट बना के, कि सपोज आपके पास 50 फीचर्स हैं, 50 फीचर्स के थ्रू अगर आप किसी को ट्रेंड करने की कोशिश करोगे, मशीन को ट्रेंड करने की, किसी पर्सन को भी ट्रेंड करोगे ना, तो बड़ा ही टफ होगा. क्यों होगा टफ? क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला कि यार एक काऊ है. अब काऊ काऊ को आपको किसी बच्चे को समझाना है कि काऊ किसे बोलते हैं. अब उसके मालूम पड़ रहा है कि आपने 100 फीचर्स निकाल लिए काऊ के, और 100 फीचर्स अगर आप उसे समझाओगे तो बच्चा भी आपका बोर होगा और भाग जाएगा. आपको क्या करना चाहिए? काऊ के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है 5, 10, 15 वो फीचर्स निकालिए आप. कैसे आप काऊ को आइडेंटिफाई करेंगे? वो फीचर्स निकाल के अगर उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो इजीली समझ जाएगा उस चीज़ को. और अगर नंबर ऑफ फीचर्स अगर आपके जितने ज़्यादा होंगे वो यूजफुल नहीं है, तब भी हम उसे बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशंस अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे. आपका मॉडल ट्रेंड नहीं होगा. मॉडल को आपको ट्रेंड करना है कम से कम फीचर्स का यूज करके, है ना. तो इसे अपन बोलते हैं फीचर सिलेक्शन. इसमें अपन फिल्टर, व्रेपर और एम्बेडेड ये अपन यूज कर सकते हैं, है ना. ये तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं फीचर सिलेक्शन में. फिर इसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन. दिस रिड्यूस द डेटा इन अ हाई dimensional space to a lower dimensional space with lesser number of dimensions, है ना. तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें, दो कंपोनेंट्स होते हैं, फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन. अब डायमेंशनल रिडक्शंस में द वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर डायमेंशनल रिडक्शंस इंक्लूड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस, पीसी अपन बोलते हैं. एक होता है लीनियर डिक्रीमिनेंट एनालिसिस, इसे एलडीए के नाम से जानते हैं. और एक होता है जनरलाइज्ड डिक्रीमिनेंट एनालिसिस, जीडीए अपन बोलते हैं. डायमेंशनल रिडक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये मेथड्स का यूज़ करते हैं. डायमेंशनल रिडक्शंस में भी बहुत लीनियर और नॉन लीनियर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड यूज. ठीक है. तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही है. इसके आगे अपन लोग कल की क्लास डेंस लेयर पढ़ते हैं, है ना.